नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। खबर विशेष आप देख रहे हैं और खबर विशेष आज एक बहुत अहम मुद्दे पर जिससे लोगों की जान जुड़ी हुई है। दरअसल उज्जैन में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक उज्जैन के अलग अलग इलाकों में जहरीली और सस्ती शराब पीने से 9 मजदूरों की मौत हो गई है। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इस मामले की गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री ने भी सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आपको बता दें, दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उज्जैन में जहरीली शराब से मजदूरों की मौत के मामले में अब सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकार ने इस मामले में एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, यानी कि एक स्पेशल टीम बनाकर इस मामले की जांच करवाई जाएगी, क्योंकि इस मामले में जाहिर तौर पर अंतिम कड़ी तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जहरीली शराब से मौत के कई मामले अब तक देश भर में सामने आ चुके हैं। मई में आपको याद होगा, रतलाम में दरअसल कुछ ऐसी घटना सामने आई थी जहां पर जहरीली शराब से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस मामले में प्रशासन ने बहुत जल्दबाजी करते हुए पोस्टमार्टम तक शवों का नहीं करवाया था। तब भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर से उज्जैन से ऐसी घटना सामने आ रही है जहां पर आशंका जाहिर की जा रही है जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो गई है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने किस तरह से सख्ती दिखाई, क्या कुछ कहा, वो सुनाते हैं आपको। एक उच्च स्तरीय मीटिंग अभी मैं करके आ रहा हूं। सीएस डीजीपी जिसमें उपस्थित थे, एसीएस होम थे, और मैंने निर्देश दिया है कि पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। एसीएस होम उस जांच को करेंगे। एक एसआईटी बनाई है, पुलिस की स्पेशल टीम, वो पूरी घटना में त्वरित कार्रवाई करेगी। हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि इस घटना में जो शामिल हैं 3 लोग, अभी मैं तथ्यों की बात नहीं कर रहा, पुलिस जांच करके पता लगाएगी, लेकिन प्रारंभिक जो जानकारी है उनको पकड़ने पुलिस की टीमें बन गई है। और केवल इसी जगह नहीं, मैंने पुलिस को निर्देश दिया कि कहीं भी इस तरह की और गतिविधियां तो नहीं हो रही, उनकी जांच करके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। फांसी के फंदे तक पहुंचे इस बात का इंतजाम करेंगे। लेकिन चूंकि सारे तथ्य भी नहीं है, उस थाना क्षेत्र में जहां ये घटना हुई है, प्रभारी और बाकी सबको सस्पेंड कर दिया गया है। अपराधी कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर किसी से लापरवाही हुई हो, जिनकी जिम्मेदारी ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने की थी, उनको भी नहीं छोड़ेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। अपराधियों के लिए मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। ऐसी सजा देंगे कि कांप जाएंगे लोग। इस मामले में मुख्यमंत्री बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी इस तरह की चीजें की हैं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि उन्हें सब कुछ भूलकर वो सजा याद रहेगी। लेकिन उज्जैन में जहरीली शराब से 9 मजदूरों की मौत मामले में मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए उच्च स्तरीय बैठक होने की बात कही। सीएम ने घटना की एसआईटी से जांच कराने और दोषी अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने घटना की एसआईटी जांच करवाने और दोषी अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। ये सीएमओ मध्य प्रदेश का ट्वीट है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अन्य कई स्थानों पर ऐसी वस्तुएं बेची जा रही हैं जिसका संज्ञान लिया जाए, इसका पता लगाएं और लोगों का नेटवर्क तोड़ें। नशीला पदार्थ बेचने वालों को कड़ी सजा मिले। दरअसल ये बड़ी और दुखद घटना सामने आई जहां उज्जैन में जहरीली शराब पीने से 9 मजदूरों की मौत हो गई है। उज्जैन के अलग अलग इलाकों से दरअसल ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे कि आशंकाएं कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं कि क्या कोई एक बड़ा नेटवर्क पूरे शहर भर में या पूरे प्रदेश भर में सक्रिय है जहरीली शराब का। हालांकि पुलिस ने अभी तक जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है। बिस्रा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि मौत की असल वजह का खुलासा हो सके। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे पुलिस की नाक के नीचे शराब के अवैध कारोबारी मौत परोस रहे हैं।
प्रशासन क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठा है? क्यों ऐसे पुलिस और प्रशासन हादसे का इंतजार कर रहा होता है? लोगों की मौत के बाद ही आखिर जागने से क्या काम चल पाएगा? इन तमाम सवालों को पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहरीली शराब ने ली 9 लोगों की जान। सस्ती शराब बनी जान की दुश्मन। शराब की लत ने ली जान। उज्जैन के अलग अलग इलाकों में मिले शव। उज्जैन के अलग अलग इलाकों में बुधवार से लाशों के मिलने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो 9 लाशों की बरामदगी तक जारी रहा। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के शव बरामद हुए वे सस्ती शराब लंबे समय से पीते आ रहे थे और इसी शराब की लत ने इन सभी की जान ले ली। उज्जैन में पुलिस अभी तक 9 लोगों के शव बरामद कर चुकी है, जिनमें से ज्यादातर या तो मजदूर थे या फिर रिक्शा ठेला चलाते थे। ये सभी लोग कहारवाड़ी इलाके से सस्ती शराब खरीद कर पीते थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक जहरीली शराब से हुई मौत की पुष्टि नहीं की है और विसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत की असली वजह का खुलासा हो सके। हालांकि शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सभी मृतकों के शरीर में अल्कोहल की मात्रा मिली है। पुलिस को अभी तक जिन लोगों के शव मिले हैं उनमें शंकर लाल, विजय, भेरूलाल, बबलू, दिनेश, पीरू शाह की पहचान हो गई है, जबकि बाकी शवों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। हालांकि सूत्रों का कहना है कि खाराकुआ, महाकाल और कोतवाली सहित कई और थाना क्षेत्रों में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और पुलिस की नाक के नीचे सस्ती शराब के नाम पर जहर बांटा जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। हर एक जान दरअसल कीमती है और ऐसे में इन तमाम मौतों का हिसाब उन लोगों को देना होगा जिन्होंने इस मौत को परोसा है। और आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर इस तरह का कोई गिरोह सक्रिय है, इस तरह के लोग सक्रिय हैं जो जहरीली शराब परोस रहे हैं, तो फिर मौत के आंकड़े आने वाले समय में कितने बढ़ सकते हैं अगर इस पर कदम नहीं उठाए जाते हैं। तो इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। विजय भाटी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एक्स IPS है, रिटायर्ड ADG हैं मध्य प्रदेश के। प्रदीप माहौर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विजय भाटी जी आप ही से करते हैं, क्योंकि आज जो घटना सामने आई, उज्जैन में 9 लोगों की मौत हो गई है और हर मौत का हिसाब देना होगा उन लोगों को जिन्होंने जहरीली शराब को परोसा है। लेकिन पुलिस का नेटवर्क किस तरह से काम करता है, वो आबकारी विभाग का नेटवर्क किस तरह से काम करता है, जो इस तरह से अवैध शराब का जो खेल खेल रहे होते हैं उन्हें रोकने के लिए कारगर साबित हो सकता है, और क्या यहां पर एक बड़ी चूक मानी जा सकती है प्रशासन के स्तर पर? हाँ, चूक तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चूक तो हुई है जी। इसमें कैसे कह सकते हैं कि चूक नहीं है। अब उसके कई कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। एक कारण कह करके शॉर्टकट नहीं लिया जा सकता है कि साहब संबंधित थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दो तो समस्या का निदान हो गया या आगे नहीं होगी। बहुत सारे कारण हैं और बहुत इतने छोटे से कार्यक्रम में जी और इतनी अनावश्यक बातों के बीच कुछ अर्थ नहीं है उन चीज़ों पर ज़्यादा विचार करने का। पर हाँ, कारण है और निश्चित रूप से कुछ कानूनों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कानून जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस का सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम जो हमारे न्यायालयों में पेंडेंसी है, बहुत सारे कारण हैं। 1-2 कारणों पर इसको सिमटाया नहीं जा सकता। पर हाँ, ये घटना गंभीर है, दुर्भाग्यपूर्ण तो खैर है ही, जैसा CM साहब ने कहा है, बड़ा अपराध है और ऐसे अपराधों की रोकथाम करना पुलिस का काम है। उसमें निर्देश देने की क्या बात है कि हमने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भाई, कड़ी कार्रवाई तो करने की जो पुलिस की ड्यूटी है उसको करना चाहिए। उनका काम है पुलिस का, आबकारी का, उन लोगों को पकड़ना जिन्होंने इस तरह की बेची है। और नेटवर्क जहर के शराब का नेटवर्क होगा ऐसा मुझे नहीं लगता जी। पर जो लोग भी ये कर रहे हैं उन लोगों को बहुत कठोर दंड मिलना चाहिए और मिलेगा, ऐसा मुझे भरोसा भी है। भाई, बशर्ते कि न्यायालय में बहुत लंबे समय तक मुकदमे न चलें। अच्छी बात है कि सर इसके लिए SIT कर दी गई है, और चूंकि इससे पहले रतलाम में भी ऐसी घटना सामने आ चुकी है, इसीलिए शंकाएं ज्यादा बढ़ जाती है कि क्या प्रदेश भर में कोई इस तरह का नेटवर्क या गिरोह सक्रिय है। क्या होता है जी जी, SIT क्या होती है? जी जी, ये SIT क्या होती है? SIT ये तो केवल आप लोगों को जनता को बहकाने वाली बातें हैं। SIT वहाँ का थानेदारी SIT है, वहाँ के अधिकारी SIT क्या होती है? ये तो बेकार की बातें हैं। कार्रवाई जो तंत्र है उसको करना चाहिए और वो करेगा। केवल हवाई बातें करने से, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। जो जिसको काम करना चाहिए वो अपना काम करे, इतना इंश्योर कर लो, बहुत है।
ठीक है, आप प्रदीप ये पवार इंश्योर साहब। कर लो कि जो जिस पर हाँ। काम है वो कर रहा है और उसके पास वो करने की ठीक एक है। शक्ति और क्षमता भी है। केवल ये नहीं कि आपने आदेश दे दिए, अरे आदेश का पालन करने के लिए उसके पास वो सुविधाएं भी है कि नहीं है, ठीक है। उतना समय विजय भी भाटे है साहब, कि- विजय भाटे साहब, आपने जो बातें कही उसमें एक थोड़ी सी चीज अगर हम हमारे दर्शकों को आप समझा पाए कि अगर स्थानीय स्तर पर पुलिस के नेटवर्क को समझने की कोशिश करें वो काम कैसे करता है, और इस पूरे मामले में चूंकि आप प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, आबकारी विभाग का रोल क्या हो सकता था? नहीं, आबकारी विभाग का रोल तो इसमें मतलब ये है कि शराब जो सरकारी तौर पर बेची जाती है, परमिटेड जो बेची जाती है, उसके अलावा न बिके, और उनका वही काम है केवल। पुलिस के पास तो 200 तरह के काम और भी हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि पुलिस को मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। पुलिस के पास तो सारे काम हैं, कहीं भी कुछ हो जाए, बाढ़ आ जाए, आग लग जाए, परीक्षाएं करानी हो, कोरोना के लिए करनी हो, हर जगह पुलिस है। लेकिन आबकारी का भी काम है, और ये मैं नहीं कह रहा कि ये पुलिस को माफ़ कर दिया जाना चाहिए, लेकिन पुलिस के लोगों को काम करने के लिए पर्याप्त शक्ति मिलती रहना चाहिए, उनको संसाधन मिलना चाहिए, उनको समय भी मिलना चाहिए। ये भी मैं कहना चाहता हूँ सर, एक बार केवल फिर से आपके आदेश पास देने से आएंगे, नहीं होता। पूरी चर्चा हम लोग इस आपने मुद्दे पर करेंगे, कह दिया तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, राजनीतिक तमाम एंगल्स और दर्शकों के सामने रखें। हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम लोग पूरे मामले को और बेहतर से समझने की पहले कोशिश कर लेते हैं। शुभम, बहुत गंभीर मसला हो जाता है। रतलाम में जो घटना सामने आई, जब मौतें हुई तब भी बहुत सारे सवाल पूछे गए। उस घटना के बाद कहा जा सकता है कि मई से लेकर अक्टूबर के वक्त तक में शायद कोई ज्यादा सबक नहीं लिया गया, और इसीलिए उज्जैन जैसी बड़ी घटना एक बार फिर से सामने आ रही है। देखिए अनुराग, जब भी कोई बड़ी घटना होती है या कोई बड़ा आंकड़ा होता है, जैसे कि अभी उज्जैन में सामने आया है जहां पर 9 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है, तो उसके बाद सरकार हरकत में आती है। क्या इससे पहले इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आई है जहां पर 1 या 2 मौतें होती हैं, सरकार उससे गंभीरता से क्यों नहीं लेती? और थोड़ा सा हमें पीछे भी फ्लैशबैक में भी जाना होगा अनुराग, कमलनाथ सरकार की ओर जाना होगा। उस समय सरकारें हर 5 किलोमीटर पर शराब की दुकान खोलने जा रही थी, जिसे शराब की उप दुकान नाम दिया गया था, और उस वक्त सरकार की ओर से ये बयान आया था सामने, पीसी शर्मा का ही वो बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि नकली शराब ना बिके, लाइसेंस की दुकानें रहें और लोग जो है अच्छी शराब पिए। इस अच्छी शराब के बयान को उस वक्त बीजेपी ने पकड़ा था, तूल दिया था, और ये कहा था कि देखिए दूध की बात नहीं, सरकार तो शराब की बात कर रही है। मगर शायद इस घटना के बाद अब वो समझ में आ रहा है कि आखिर वो अच्छी शराब का मतलब क्या था। तो सरकार को इस बात को काफ़ी गंभीरता से लेना होगा अनुराग कि नकली शराब और अच्छी शराब में क्या अंतर है। अगर आप देखिए कि कोई गरीब तबका अगर वो 100 रुपये भी शराब को पीने को दे रहा है, क्योंकि हम देखते हैं अनुराग कि समाज में इसके लिए कोई बातचीत नहीं होगी, कोई समाज से भी इसमें आगे नहीं आएंगे कि हम चाहते हैं कि लोगों को अच्छी शराब मिले। मगर जब इस तरह से लोगों की मौत हो रही है, देखिए शराब पीना इस देश में कोई गुनाह नहीं है। अगर ऐसा होता तो लॉकडाउन में शराब की दुकानों से पहले धार्मिक मंदिर खोलते, क्यों सरकार ने आखिर में शराब की दुकानें खोली? और जब कोई शख्स अगर पैसे दे रहा है तो फिर ये उसका हक बनता है कि उससे अच्छी शराब परोसी जाए। तो सरकार को इस मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए थी, और कहीं ना कहीं जो पॉलिसी उस वक्त भी लाई जा रही थी, क्योंकि शराब तो लोग पी रहे हैं, और जब चूंकि आबकारी विभाग लगातार इस तरह से कार्रवाइयां करता है, हमने देखा है कि नकली शराब कई स्थानों पर पकड़ी गई, मगर जब दुकानों के पास जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है वो इस तरह से एक बड़ा ड्रॉबैक जो नजर आता है शुभम, जहरीली कच्ची शराब मिलने का सिलसिला, अवैध शराब मिलने का सिलसिला, इस नेक्सस के बारे में जानकारी, ये सिलसिला तो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। बड़ी बात यह है कि उसको लेकर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती, उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश नहीं की जाती, और शायद यही वजह है कि उज्जैन जैसी बड़ी घटनाएं सामने आती हैं। प्रदीप पवार साहब जिम्मेदारी लेंगे इस पूरी घटना की? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एसआईटी गठित करके पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कोई भी दोषी नहीं छूटेगा, लेकिन सर मौत हो जाने के बाद ये कार्रवाइयां क्यों? ये कदम पहले भी उठाए जा सकते थे। कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। थोड़े दिन पहले अगस्त का में पंजाब में 104 लोग जो है वो इसी प्रकार की जहरीली शराब की वजह से मारे गए। 28 सितंबर को बंगाल में ये इस तरह की घटना हुई। इसके पहले अलवर राजस्थान में भी ये घटना देखने को आई। तो ये पूरा बहुत गंभीर विषय है और इसके ऊपर बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। पहली बार ऐसा देखने में आया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसके ऊपर एसआईटी का गठन किया है और इसको उन्होंने यहां तक कहा है कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको फांसी तक पहुंचाया जाए, ऐसा प्रयत्न किया जाएगा।
तो ये अपने आप में एक समय ठीक है कि घटना हुई, खराब है, लेकिन उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो आवश्यक है, वो कार्रवाई की जा रही है। और ऐसा प्रदीप माहौर साहब एक बार फिर सोचिए, घटना हुई ठीक है, नहीं, घटना मेरा ऐसा बोलना है कि पूरे भारत में हर जगह पे घटनाएं इस तरह की हो रही हैं। इसके ऊपर सर आप अपने राज्य की जिम्मेदारी लीजिएगा ना सर, दूसरे राज्य में क्या हो रहा है आप अपने राज्य की जनता को सुरक्षा सुनिश्चित कीजिएगा ना सर। बिल्कुल, इसीलिए तो एसआईटी का गठन हुआ है, जिससे कि आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो पाए। विजय वाटे जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फांसी तक दिला देंगे, कानून होगा तब तो दिलाएंगे ना। मैं यही तो कह रहा हूं, कानून बनाओ, कानून, ये कानून बनाओ कि जो जहरीली चीजें बेचेगा उसको फांसी दिलाई जाएगी। कानून तो बनाओ, कानून तो आपके अंग्रेज के जमाने का है, ठीक है, किस जमाने के कानून है आपको मालूम है? 1860 के। आपका आबकारी विभाग भी काम कर रहा है, पुलिस भी काम कर रही है, आप हवा में बातें करते हैं खाली। जहरीली शराब सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं, नेटवर्क जो है वो शहरों में, गांवों में बिल्कुल धड़ल्ले से चल रहा है। तो आप प्रशासनिक स्तर पर से नाकामी मान लीजिए, सरकारी स्तर पर नाकामी मान लीजिए, और उसे भी नाकामी मान लीजिए जो विजय वाटे बता रहे हैं। नाकामी ऐसा है कि देखिए, कोई भी अगर ऐसी घटना होती है तो हमको इसके ऊपर इसके दोषियों को पकड़ना सबसे पहले प्राथमिक कर्तव्य है, और दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। सर अपराध रोकना आपकी प्राथमिकता या अपराध होने के बाद दोषी पकड़ना? अपराध रोकने के लिए ही तो एसआईटी का गठन किया गया, जिससे आगे सर दोबारा आपको याद होगा अगस्त के अंत में, मैं दिनांक आपको बता देता हूं, 29 तारीख है, सतना के गांव में बड़े पैमाने पर शराब पकड़ी गई थी। स्कूल के कैंपस में दरअसल वो शराब बनाने का काम चल रहा था, और वहां पर शराब पकड़ने के बाद आगे की कार्रवाइयां कहां तक पहुंची इसकी जानकारी किसी को नहीं है। तो सर जब इस तरह की घटना सामने आती है तो क्या आप लोग उसके नेक्सस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे असल व्यक्ति कौन बैठा है जो इस तरह की चीजें संचालित कर रहा है? बिल्कुल, इस बार इसको गंभीरता से लिया गया है, और इसमें जो असल व्यक्ति हैं, दोषी जो हैं, आपके थोड़े दिनों में सामने आएगा कि सारे दोषी जो हैं ये जेल के अंदर होंगे और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, बात मैं और भी बोलना चाहूंगा जी कि इस तरह के जो विषय इसके ऊपर कानून बनना चाहिए, ये बात पूरा मैं इससे सहमत हूं। और यही नहीं, सिर्फ शराब के ऊपर ही नहीं, अगर कोई नकली दूध भी बेचता है, अगर सब्जियों के अंदर भी कोई अगर जहर डाल के या फिर कुछ इस तरह की दवाइयां डाल के उनको उगाने की कोशिश करता है, उसके ऊपर भी कानून बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है योगेश गुप्ता जी, सरकार कह रही है कि देखिए सर मामला सामने आया तो एसआईटी गठित कर दी। देखिए सर कार्रवाई हम करने के लिए पूरी तरह से अग्रसर है, सरकार गुस्से में भी है, जो भी दोषी होगा उसको फांसी तक के तख्ते तक भी ले जाया जाएगा। विपक्ष क्या सोच रहा है, कार्रवाइयों तक सीमित रहना चाहिए या कदम कुछ और उठने चाहिए? देखिए अनुराग जी, पिछले 6 महीने में जब से शिवराज जी ने सत्ता संभाली है, जब से लेकर और आज तक ये 6वीं 7वीं घटना है इस प्रकार की। जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की घोर लापरवाही है, और पूरी शिवराज सिंह सरकार, पूरी कैबिनेट इस समय उपचुनावों में व्यस्त है। उपचुनावों के मद्देनजर ये जहरीली शराब का वितरण उपचुनाव से लगे हुए सावेर क्षेत्र और हाट पिपलिया क्षेत्र में करवाया जा रहा है, और इसी प्रकार के मिलावटखोरों के खिलाफ जो माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने अभियान चलाया था अपने शासन में, और शराब नीति आपका रही। सर कितने शराब माफियाओं को भंडाफोड़ किया आपने अपने शासनकाल में? शुभम जी ने आपके रिपोर्ट के माध्यम से बताया। ठीक सर, यकीनन वो उसके दूरगामी परिणाम हमको मिलते, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक हमारी सरकार गिरा दी गई, नोटों से बनाई गई सरकार। योगेश गुप्ता जी देखिए, आज मौत होने के बाद इस पर संवेदनशीलता बताइए और इसको कैसे जड़ से खत्म किया जाए इस पर बात कीजिए। मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि 15 महीने के शासनकाल में शुद्ध के लिए युद्ध तो आपने छेड़ दिया था, लेकिन कितने शराब माफियाओं पर कार्रवाई आपने की? जी, हमने भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी, शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई, सर कितने, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करी, और निश्चित रूप से इसके बेहतर परिणाम आगामी समय में हमको मिलने वाले थे। लेकिन हमारी सरकार को षड्यंत्रपूर्वक गिराया गया, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। नोटों से सरकार बनाई गई है, वोटों की सरकार और नोटों की सरकार में यही फर्क है। वोटों से चुनी हुई सरकार जनता की जान माल की हिफाजत करती है, जी। और
नोटों से बनाई गई सरकार अपनी मटर गश्ती में मस्त रहती। जिस प्रकार इस मामले की बात कीजिए। मैं कह रहा हूं योगेश गुप्ता जी, प्रदीप मौर्य जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मौर्य साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। मुझे इस मामले की गंभीरता को समझते हुए आप ये जवाब दीजिए कि किसी भी क्षेत्र में क्या शराब का नेक्सस जो है वो रातों रात स्थापित किया जा सकता है? कच्ची शराब बनाई जाती है, कच्ची शराब लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद गरीब लोगों के लिए जो शराब के आदी हो चुके हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो इस तरह की शराब का इस्तेमाल करें। तो प्रशासन का जिम्मा है कि वो उस तरह की जो कच्ची शराब बिक रही है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। रातों रात क्या ये नेक्सस पैदा हो जाता है? रातों रात क्या ये शराब बन जाती है और उसका सप्लाई चेन बन जाता है? आप मुझे बताइए। बिल्कुल निश्चित, नहीं निश्चित रूप से अनुराग जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये रातों रात नेटवर्क नहीं बना है, ये 15 साल के शिवराज जी के प्रशासन की देन है, जिसको माननीय कमलनाथ जी ने सुधारने की पूरी कोशिश की थी। उनको काम करने नहीं दिया गया, उनकी सरकार को अस्थिर किया गया, षड्यंत्र पूर्वक सत्ता हस्तांतरित की गई और इस प्रकार की ये जो 6वीं 7वीं घटना है जिस पर गैर जिम्मेदार बयान भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप जी जो यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने दिया है कि उन्होंने विभिन्न राज्यों की घटनाओं से इस घटना को जस्टिफाइड करने की कोशिश करी है। मैं आदरणीय भाटी जी की बात से सहमत हूँ कि ये लोग केवल मुंह चलाते हैं, कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं। ठीक है, प्रदीप मौर्य साहब आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं विजय भाटी जी के पास जाता हूँ। बिल्कुल योगेश गुप्ता जी, इस समय पे ये विषय जो है बहुत गंभीर है और इसके ऊपर ये संवेदनशील विषय है, इसके ऊपर राजनीति करना उचित नहीं है। जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं आप, इन बातों को अलग हटा के मैं जो बात कर रहा हूं उसको आप समझने का प्रयास करें। ये बड़ा विषय है, पूरे भारत के अंदर इस तरह की घटनाएं हुई हैं और इसके ऊपर एक संवेदनशील इसको लेके और इसके ऊपर बड़े कानून बनने चाहिए जिससे कि लोगों को जो इसमें दोषी हों उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए। और इस इतनी बड़ी घटना को, जो हमें पूरे भारत का जो विषय बता रहा हूं इसलिए बता रहा हूं कि ये घटनाएं हर तरफ हो रही हैं, इनको रोकने के लिए कड़े और बड़े प्रयास होने चाहिए। और आप इसके ऊपर छोटी छोटी राजनीति की बात कर रहे हैं, ये बड़ा शर्म की बात है। ठीक है, प्रशासनिक दायरे के तमाम जवाबों को मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं विजय भाटी जी। मुझे आप थोड़ा सा करिए, आप समझा पाए हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि आप रिटायर्ड एडीजी हैं, आप बहुत बड़े पदभार पर रहे हैं। सरकार किस तरीके से ऐसे नेक्ससेस को लेती है जो गिरोह पनप रहे होते हैं या जो काम कर रहे होते हैं या छोटे छोटे लेवल पर जो अपराध पनप रहे होते हैं, सरकार और प्रशासन के स्तर का जो सामंजस्य होता है ऐसे मामलों को लेकर वो किस तरह से होता है? देखिए, हम एक बात भूल रहे हैं जी कि किसी अपराध की रोकथाम के लिए केवल सरकार और प्रशासन, इनसे काम नहीं चलता है, क्योंकि इस देश में न्यायपालिका नाम का एक तंत्र है। अगर आपने सरकार जो है, विधायिका जो है वो कानून बना देती है और उसी को न्यायपालिका पालन कराती है। अगर आपने गिरफ्तार कर भी लिया और 2 दिन में बेल हो गई, तो उसके बाद बेल हो गई, उसके बाद वर्षों तक मामले पर लंबित हैं, तो आपको ऐसे मामलों में जिसमें लोगों के जीवन को खतरा है उसमें आपको ये प्रावधान करना पड़ेगा कि ये मामले नॉन बेलेबल हों, या इसको किसी जैसे आप कड़े कानून बनाते हैं तो जिनमें लोगों के जीवन को पूरा खतरा है, ऐसे अपराध, चाहे वो जहर खुरानी के हों, चाहे नकली दवाओं के हों, ऐसे अपराधों में बहुत कड़े प्रावधान होता है कि आदमी को डर लगे, इंसान को, करने वाले को। अब देखिए, ये मोटर व्हीकल एक्ट में अभी जो कड़े कानून बनाए, जरूरी नहीं कि कड़े कानून बनाते ही सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन हर आदमी अपराध करने के पहले एक बार विचार करेगा। आज बिना लाइसेंस के चलने वाले को लगेगा मेरे को 1000 रुपये लग जाएंगे, वही 100 रुपये लगते थे तो आदमी को फिक्र कम होती थी, आज 1000 लग जाएंगे तो चिंता करता अभी लाइसेंस लेके चलूँ। इस तरीके से कानूनों में प्रावधान इस तरह करना पड़ेंगे कि लोगों की जान माल के साथ खेलने की सुविधा ही नहीं उपलब्ध हो। अदालतें में भी क्या करेंगी? अगर आपने कानून में प्रावधान रखा है बेल का तो बेल दे देंगी, तो आपको नॉन बेलेबल बनाना पड़ेगा, आपको अब कड़े सजा के प्रावधान करना पड़ेंगे, आपको उतना बल बढ़ाना पड़ेगा कि उसको लागू कर सके। ये सारे काम सरकार को करने हैं, प्रशासन को करने हैं और न्यायपालिका को उसका पालन कराना है। ये तालमेल जब तक नहीं होगा, केवल हवाई बातें करने से, चाहे कोई भी हो, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, नेताओं की बात कर रहा हूँ। और विजय केवल हवाई बड़ी बात क्या है कि ये जो आप बात कह रहे हैं ये सिर्फ इस अपराध के लिए लागू नहीं होती है, ये हर अपराध के लिए लागू होती है और ये बहुत प्रभावी भी हो सकता है अगर हम इसे लागू करें। बिल्कुल, हर ऐसे अपराध। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं वक्त मेरे पास सर बहुत लिमिटेड है, मैं शुभम का रुख करता हूँ।
शुभम, क्योंकि उज्जैन की घटना बहुत ज्यादा अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि देश भर के अलग अलग हिस्सों से ये बात आप सुनिएगा प्रदीप मावर साहब, कि उज्जैन की घटना शुभम इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो हमने देखा कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर कोई शराब बनाई जाती है, उसे बेची जाती है, फिर वहां पर बल्क में लोगों के मरने की या फिर हताहत होने की घटना सामने आती है। उज्जैन में अलग अलग जगहों से लोगों के मौत की घटनाएं सामने आई हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि आंकड़ा बढ़े भी। तो ये बताता है कि ये जो नेटवर्क के तौर पर काम किया जा रहा है, इसे फैलाया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, जिसका लोग शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने अनुराग कि एक नेटवर्क के थ्रू ये काम हो रहा है और आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से ये काम हो रहा है। बीच बीच में कार्रवाई हमें कुछ दिनों के लिए दिखाई भी देती है, मगर अब ज़रूरी ये हो जाता है कि मुख्यमंत्री ने जितनी गंभीरता इस पूरे मसले पर दिखाई है, एसआईटी तक गठित कर दी है, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, थाना प्रभारी को हटा दिया है, कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, तो इसके बाद अब कितनी कड़ी कार्रवाई होगी, एसआईटी कब तक अपनी जाँच पूरी करेगी, कौन से ऐसे अपराधी होंगे, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है अनुराग कि क्या उस नेटवर्क के उस मुखिया तक पहुंचती है पुलिस, एसआईटी वहां तक पहुंचती है और इस पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ होता है या नहीं, अपराधी जो है वो यानी मामला सामने आने के बाद ये ठंडे बस्ते में नहीं जाना चाहिए। इस मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो, उसके अंजाम तक इंसाफ दिया जाए, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी होती रहनी चाहिए ताकि जब मामले सामने आए उसके बाद कार्रवाई ना हो, ऐसे मामलों को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत देता है विजय भाटी जी, प्रदीप मावर जी, योगेश गुप्ता जी और शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन चलते चलते एक बहुत अहम जानकारी आपके लिए, आज रात 8 बजे न्यूज स्टेट पर शिवराज सिंह चौहान का सबसे बड़ा और धमाकेदार इंटरव्यू देखिए सिर्फ न्यूज स्टेट पर। उसको नंगा भूखा, अब ये बौखलाहट का ही प्रतीक है। और सचमुच में नंगा भूखा कहना, मैं केवल गाली नहीं मानता,